हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम संसद के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारतीय संसद है उसका गठन किस तरह से होता है, संसद के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, संसद सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं रहनी चाहिए और विश्व के अन्य देशों में भारतीय संसद जैसी संस्था को क्या कहा जाता है। ये सभी बातें विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। संसद भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के अनिवार्य रूप से 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ही संसद है और ये जो संसद है वो भारत में इसे संसद कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे पार्लियामेंट भी कहते हैं, अमेरिका में इसी का नाम कांग्रेस है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, जापान में इसे डाइट कहा जाता है, ईरान में मजलिस कहा जाता है। कई बार ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संसद, भारतीय संसद है वैसी ही संस्था को अमेरिका में क्या कहते हैं, ब्रिटेन में क्या कहते हैं। तो इसके लिए आपको इन सभी देशों के संसद के नाम बता दिए गए हैं। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था कि भारत लंबे समय से ब्रिटेन के अधीन उपनिवेश रहा था और भारत में संसदीय प्रणाली आंशिक रूप से पूर्व में लागू की जा चुकी थी, तो उसका वो अभ्यस्त हो चुका था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी प्रणाली को परिष्कृत रूप में अपनाने के लिए प्रयास किया। अनुच्छेद 79 में भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी ऐसा लिखा गया है और ये जो संसद होगी वह राष्ट्रपति व 2 सदनों से मिलकर बनेगी। प्राय है ये 2 सदन से ही संसद बना ली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अब पूछा जाता है संसद के सदनों के नाम लिखो या संसद है वो किस तरह से निर्मित होगी, तो लिख दिया जाता है लोकसभा व राज्यसभा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन 2 सदनों के अलावा राष्ट्रपति भी संसद में व्यवस्थापिका में महत्वपूर्ण अंग है और ये जो पूरी प्रणाली है वो हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन की देन है, क्योंकि भारत ने अपना संविधान निर्माण करने से पूर्व जिस देश के संविधान में जो सबसे अच्छी बात थी उसे अंगीकार किया। और हमारे यहाँ जब हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा की ओर दृष्टि डालें तब भी हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अभ्यस्त थे। ऋग्वेद में भी हमें सभा व समिति 2 प्रकार के सदन मिलते हैं। समिति है वो जनप्रतिनिधियों का, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर सदस्यों का सदन होता था और सभा है वो अप्रत्यक्ष रूप से चयनित सदन होता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हम प्राचीन काल से ही ऐसी शासन व्यवस्था के अभ्यस्त थे। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी पृष्ठभूमि भी हम यहाँ पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे कि 1833 से लेकर यह 1935 तक का सफर रहा यहाँ संसदीय शासन प्रणाली का। समय समय पर अनेक प्रकार के अधिनियम बनाए गए और ऐसी संस्थाएं बनाई गई। हालांकि 1935 तक जब हम इसके इतिहास पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि संसद का स्वरूप बनाने का तो प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश शासनकाल में यह अनुत्तरदायी शासन ही रहा, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है वो इसका उद्देश्य नहीं था। 1919 में केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया और उसमें 2 सदन भी गठित किए गए थे, राज्य परिषद व विधानसभा। लेकिन जैसा उनकी व्यवस्था थी ब्रिटिश शासनकाल की, सांप्रदायिक प्रणाली को लागू करना या मतदान में संपत्ति की योग्यता रखना, इसके कारण है एक भेदभाव, किसी पक्षपात की स्थिति थी। तो वहाँ जब उस समय का जो विधानमंडल था वो पूर्ण रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद में हमारी संविधान सभा ने जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई उसमें सबसे पहला जो उद्देश्य रखा गया था पूर्ण रूप से उत्तरदायी जनता के प्रति ऐसी शासन व्यवस्था अपनाते हुए संसद के गठन की पूर्ण चर्चा की गई। अब है कि संसद सदस्य होने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली जो योग्यता है वो है भारत का नागरिक हो।
और समय समय पर इस तरह की भी चर्चाएं उठती है कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ भारत में जन्म स्थान की भी योग्यता होनी चाहिए कि वही व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है जिसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो। और आयु के लिए राज्यसभा हेतु 30 वर्ष जरूरी है और लोकसभा हेतु सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। और समय समय पर संसद द्वारा अपने अधिनियमों के द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की जाती है वो भी एक व्यक्ति को संसद सदस्य होने के लिए आवश्यक है। और साथ ही ये लिखा गया है कि संसद का सदस्य होने वाला व्यक्ति है वह अपराधी ना हो, पागल ना हो या दिवालिया घोषित किया हुआ ना हो। और एक व्यक्ति संसद में खड़े होने के लिए अधिकतम 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अगर वो दोनों स्थानों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे 1 माह के अंदर अंदर अपने एक स्थान से पद त्याग करना अनिवार्य हो जाता है। जब संसद के सदस्य इन निर्धारित योग्यताओं के साथ राज्यसभा या लोकसभा में निर्वाचित हो जाते हैं तो उनका शपथ होता है और ये शपथ ग्रहण है वो राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति शपथ की समस्त प्रक्रिया है वो पूर्ण करता है और उस पर राष्ट्रपति के साथ उस व्यक्ति के स्वयं के हस्ताक्षर भी होते हैं कि मैं इन सभी नियमों का पालन करूंगा। संसद निर्वाचित होने के बाद में हम संसद के सत्र किस तरह से बुलाए जाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र होने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है और संसद का जो सत्र है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होता है राष्ट्रपति को कि 1 वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के सत्र अनिवार्य रूप से बुलाए जाए। और हमारे यहाँ 3 सत्र है वो बुलाए जाते हैं। सबसे पहला सत्र है वो बजट सत्र होता है और ये फरवरी माह से शुरू होकर मई तक चलता है। दूसरा मानसून सत्र होता है और ये जुलाई से सितंबर तक चलता है। और तीसरा शीतकालीन सत्र है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। सत्र बुलाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि संसद के सत्र की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है तो दोनों सदनों के लिए अलग अलग व्यक्ति निर्धारित है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष है वो इसके पीठासीन अधिकारी होते हैं और वो कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि संसद की कार्यवाही स्थगित करने के लिए दोनों सदनों के अध्यक्ष है वो उत्तरदायी है। लेकिन सत्र अवसान है वो केवल राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा ही किया जा सकता है। यानी सत्र अवसान करने की जो योग्यता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। संसद के लिए एक प्रश्न आता है कि गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए, यानी कितने सदस्य उपस्थित होने पर ही संसद की कार्यवाही है वो हो सकती है। तो दोनों सदनों के लिए ये 1/10 भाग निर्धारित है, यानी कुल सदस्यों का 10वां भाग है वो उपस्थित रहना अनिवार्य होता है, तभी उस सदन के उस सत्र को वैधानिक माना जाता है। तो लोकसभा के लिए ये वर्तमान में 55 सदस्य अनिवार्य हैं और राज्यसभा के लिए 25 सदस्य अनिवार्य हैं, क्योंकि लोकसभा में अधिकतम सदस्य 545 है और राज्यसभा में 250 है। तो इनका 10वां भाग है वो गण पूर्ति माना जाता है। आपके सामने प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि लोकसभा के लिए गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। और अब जो संसद की कार्यवाही है वो किस भाषा में होगी, तो संसद की कार्यवाही है वो संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में की जा सकती है, दोनों में लिखी जा सकती है, बोली जा सकती है। लेकिन अगर कोई सदस्य है वो अध्यक्ष महोदय से अपनी मातृभाषा में अपनी बात रखने की अनुज्ञा लेता है तो उसे अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा या स्पीकर महोदय द्वारा दी जा सकती है।
एक प्रश्न आता है कि संसद की कार्यवाही में मंत्री और महान्यायवादी के क्या अधिकार होंगे। संसद की कार्यवाही, पूर्ण कार्यवाही में मंत्री और महान्यायवादी दोनों ही भाग ले सकते हैं, लेकिन मंत्री द्वारा है वो मतदान किया जा सकता है। मतदान उसी सदन के लिए किया जाएगा वह जिस सदन का सदस्य है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा के लिए मतदान कर सकता है, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा के लिए मतदान कर सकता है। महान्यायवादी है वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार महान्यायवादी को नहीं दिया गया है। तो ये संसद का परिचय आपको दिया गया है कि संसद में किस तरह से संसद का गठन होगा, कौन सी योग्यताएं होगी, संसद के सदस्य है वो शपथ किस तरह से लेंगे, उसके सत्र है वो किस तरह से बुलाए जाएंगे, गणपूर्ति कितनी होगी, भाषा, और मंत्रियों और महान्यायवादियों के संसद में क्या अधिकार है। तो इस पूरे प्रकरण से आप छोटे छोटे प्रश्न है वो निर्मित कर सकते हैं। संसद सदस्य होने के लिए योग्यताएं क्या है, निर्धारित आयु कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, लोकसभा में कितनी है, और इसके अलावा जो व्यक्ति है सत्रावसान कौन बुला सकता है, कार्यवाही स्थगित कौन कर सकता है। ऐसे प्रश्नों का आप निर्माण कर लेंगे